Hello everybody, welcome to Legal Peace Academy. Today we will study Hindu Adoption and Maintenance Act. What does this act specifically deals with? This act specifically deals with adoption and the provision for adoption and maintenance. Okay? Basically, this act specifically deal with the legal process of adopting a child by a adult Hindu. Okay? This is Act number 78 of 1951. Okay? One यहाँ पे गलत है 1956. Okay? एक्ट नंबर 78 ऑफ 1956. डेट ऑफ एसेंट क्या है? डेट ऑफ एसेंट है 21 दिसंबर 1956. ओके, तो अडॉप्शन क्या है? क्या है अडॉप्शन? अडॉप्शन बेसिकली मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच the adopted child is permanently separated from his biological parents and become the lawful child of his adoptive parents. Okay, with all the rights, liabilities and privilege attached to a बायोलॉजिकल चाइल्ड. ठीक है, अडॉप्शन क्या है कि अडॉप्शन में क्या होता है कि एक चाइल्ड जो है वो परमानेंटली अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है और वो एडॉप्टिव पेरेंट्स से जाके अटैच हो जाता है, ऐसे कि जैसे कि वही उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है और सारा राइट्स, प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उससे वैसे ही अटैच हो जाता है जैसे कि एज इफ ही वाज बोर्न इन दैट एडॉप्टिव पेरेंट्स. ओके, सेक्शन चैप्टर 1 क्या बात करता है? चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी से डील करता है. ठीक है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. चैप्टर 2 डील करता है एडॉप्शन से और चैप्टर 3 किससे डील करता है? चैप्टर 3 डील करता है मेंटेनेंस. ओके, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस किसको किसको मिलता है? तो इस एक्ट में मेंटेनेंस मिलेगा वाइफ को, डॉटर इन लॉ को, मदर को, फादर को, मदर फादर को, चाइल्ड को और डिपेंडेंट्स को. ओके, टुडे वी विल स्टडी विथ अडॉप्शन. ठीक है, आज हम लोग अडॉप्शन से डील करेंगे. तो सेक्शन 1 क्या बात करता है? शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट से क्या कहा गया कि इस एक्ट को क्या कहेंगे? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. कहाँ एक्सटेंड करेगा? तो होल इंडिया पे एक्सटेंड करेगा. इन ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में क्या था अडॉप्शन का सीन? ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में अडॉप्शन किसका हो सकता था? सिर्फ मेल चाइल्ड का अडॉप्शन होता था, फीमेल चाइल्ड का अडॉप्शन नहीं होता था. ठीक है, और वो किसके थ्रू हो सकता था? अडॉप्शन कैन बी डन बाय ओनली मेल. ठीक है, वाइफ है तो वाइफ अगर लिविंग भी है फिर भी वाइफ का कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं था इन ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में. ठीक है, ओल्ड हिंदू लॉ में वाइफ का के कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं था. लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट क्या हुआ कि अगर वाइफ लिविंग है तो वाइफ का भी कंसेंट चाहिए, अगर हस्बैंड लिविंग है तो हस्बैंड का भी कंसेंट चाहिए. ठीक है, और मेल और फीमेल दोनों ही चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. तो ये एक्ट किस पे अप्लाई करेगा? तो ये एक्ट हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है तो हिंदू पे अप्लाई करेगा. हिंदू कौन कौन है? तो वी हैव ऑलरेडी रेड कि हिंदू कौन कौन है. तो वीर शैव लिंगायत या फिर फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना या आर्य समाज के जो मेंबर है वो हिंदू है. और कौन कौन हिंदू है? कोई भी पर्सन जो बुद्धिस्ट, जैन या सिख है रिलीजन से वो भी हिंदू है. और अदर ऑल पर्सन हिंदू है जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है, वो भी हिंदू है. ठीक है, और कोई भी चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो जिसके दोनों ही पेरेंट्स क्या है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख रिलीजन से वो भी हिंदू है. या कोई भी चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट जिसके हुज वन पेरेंट्स, जिसके एक पेरेंट्स क्या है? वन पेरेंट्स क्या है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है तो वो भी हिंदू है. ठीक है, और कोई भी चाइल्ड जो कि अबैंडन बाय हिज फादर और मदर हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन
and who is either in case born and brought up as Hindu, Buddhist, Jain, Sikh. This is something जो अदर हिंदू लॉ के अदर एक्ट में ऐड नहीं हुआ है, वो सिर्फ इस एक्ट में है कि कोई भी चाइल्ड जो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जो कि अबैंडन कर दिए गए हो, मतलब त्याग दिए गए हैं बाय बोथ हिज फादर और मदर, त्याग दिए हैं, या फिर उनका पेरेंटेज, मतलब कि उनके पेरेंट्स कौन है इसका कोई अता पता है ही नहीं, और इज नॉट नोन हु इज इधर केस, और किसी भी केस में वो कैसे बॉटअप हुए हैं, कैसे उनका पालन पोषण हुआ है, उनका पालन पोषण हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख के अकॉर्डिंगली हुआ है, तो उनको भी हिंदू माना जाएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू विच इज ओनली इन दिस एक्ट। ओके, अब क्या है हिंदू लॉ में, इस एक्ट में। ठीक है, एनी पर्सन हु कन्वर्ट, कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट कर जाता है या रिकन्वर्ट कर जाता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख में, तो वो भी हिंदू होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्लॉज 2, वो बात कर रहा है कि शेड्यूल ट्राइब पे ये एक्ट तब तक अप्लाई नहीं करेगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गजट में डायरेक्ट करे, तब तक एसटी पे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, चलो डेफिनेशन क्लाउज, सेक्शन 3 क्या है, डेफिनेशन क्लॉज है। ठीक है, अब क्लॉज ए क्या बात करता है, कस्टम और यूजेस। कस्टम और यूजेस क्या है, ये हम लोग पहले ही हिंदू मैरिज एक्ट में सोर्सेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर यहाँ पे फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है कि कस्टम और यूजेस क्या होगा कि कुछ भी कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो ऑब्टेन क्या किया है, फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस जिस जो कि लीगली इन्फोर्सेबल होगा, वो होगा कस्टम। ठीक है, वो किसी एक लोकल एरिया का भी हो सकता है कस्टम, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली का भी एक पर्टिकुलर कस्टम या यूजेस हो सकता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, रूल इज सर्टेन, जो रूल है वो सर्टेन होना चाहिए। कस्टम क्या है, कस्टम यूजेस रूल है, और वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ रूल एप्लीकेबल ओनली टू फैमिली, कोई कस्टम या यूजेस सिर्फ फैमिली पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, इट हैज नॉट बिन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली मेंबर, मतलब कि वो फैमिली के किसी भी मेंबर द्वारा डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बी। बी में क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस किसको कहते हैं, भरण पोषण को मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस क्या इंक्लूड करेगा, मेंटेनेंस में इंक्लूड करेगा इन ऑल केस प्रोविजन फॉर रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान प्लस एजुकेशन एंड शिक्षा और दवा। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान प्लस एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, और अनमैरिड डॉटर के केस में क्या होगा मेंटेनेंस, तो अनमैरिड डॉटर के केस में रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ मैरिज, जो उसका रीजनेबल एक्सपेंस होगा वो, प्लस उसकी शादी के खर्च, उसकी शादी का खर्चा जो होगा वो भी मेंटेनेंस में इंक्लूड होगा। ओके, माइनर क्या है, तो माइनर वो है जो हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है, जो 18 साल से नीचे का व्यक्ति है वो क्या है, वो है माइनर। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट यही है कि अगर कोई प्रोविजन इस एक्ट में बना दिया गया है तो इस एक्ट के प्रोविजन को माना जाएगा, और उससे पहले कोई भी एक्ट था तो उसके प्रोविजन का जीरो इफेक्ट होगा, shall cease to have effect। ठीक है, with respect for which provision is made in this act, अगर किसी एक्ट का अगर इस एक्ट में कोई प्रोविजन बना दिया गया तो अदर एक्ट का प्रोविजन क्या होगा, जीरो इफेक्ट होगा। ठीक है, और क्या है, अगर अदर एक्ट में और इस एक्ट में कोई प्रोविजन बनाया गया और इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट है तो फिर भी उसका इफेक्ट क्या होगा, सीज टू अप्लाई टू हिंदूज। ठीक है, उसका जीरो इफेक्ट होगा। ओके, नाउ लेट्स रीड चैप्टर 2 विच डील्स विद एडॉप्शन। ठीक है, सेक्शन 5 में क्या बोल रहा है, एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। ठीक है,
जो जितना भी अडॉप्शन होगा वो कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इस एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। और एडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेट प्रोविजन शैल बी वॉइड। अगर इस एक्ट में कुछ एडॉप्शन के लिए ये रिक्वायर्ड प्रोविजन या इसेंशियल कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन के इनकंसिस्टेंट में अगर एडॉप्शन किया जाता है तो वैसा एडॉप्शन क्या होगा, वैसा एडॉप्शन वॉइड होगा। वॉइड मतलब इट विल हैव जीरो इफेक्ट, ठीक है, नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। और वैसा एडॉप्शन जो वॉइड हो जाएगा वो क्या करेगा, वो शेल नीदर क्रिएट एनी राइट इन द एडॉप्टिव पेरेंट्स, ना तो वो एडॉप्टिव पेरेंट्स में कोई राइट क्रिएट करेगा और ना ही वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स में उसका राइट सीज होगा, ठीक है। Adoptive parents in favor of any person which he or she could not have acquired except by the reason of the adoption, not destroy the right of any person in the family of his or her birth। अगर कोई adoption void हो जाता है तो वो adoptive parents में कोई rights create भी नहीं करेगा और जो biological parents है उनके यहाँ से उसका कोई rights खत्म भी नहीं होगा, ठीक है, destroy भी नहीं होगा। सेक्शन 6 क्या बात करता है, सेक्शन 6 बात कर रहा है रिक्विजाइट फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, मतलब रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 6 प्लस सेक्शन 11 में अदर कंडीशन बताता है वैलिड अडॉप्शन का, ठीक है। क्या बोल रहा है सेक्शन 6, बोल रहा है नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, कोई भी अडॉप्शन वैलिड अडॉप्शन नहीं कहलाएगा जब तक कि the person adopting has the capacity and also the right to take in adoption, कि जो person adopt कर रहा है उसका कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अडॉप्ट कर पाए, प्लस उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ द एक्ट, ठीक है। सेक्शन 7 किससे डील करता है, सेक्शन 7 डील करता है कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक अडॉप्शन, सेक्शन 8 डील करता है कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक अडॉप्शन, ओके। सेकेंड बोल रहा है पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो। अब जो अडॉप्शन दे रहा है उनके पास भी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अडॉप्शन दे पाए, ठीक है। ये बात कर रहा है सेक्शन 9 से, ठीक है। अडॉप्शन कौन कौन दे पाएगा, मदर फादर और गार्जियन दे पाएंगे, वो हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे सेक्शन 9 में, ठीक है। थर्ड बोल रहा है द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग अडॉप्टेड। अब जिस पर्सन को अडॉप्ट किया जा रहा है वो केपेबल होना चाहिए कि उसको अडॉप्ट किया जा सके, ठीक है, सेक्शन 10, ओके। अब फोर्थ क्या बोल रहा है, अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर। अदर कंडीशन कहाँ मेंशन है, तो अदर कंडीशन मेंशन है सेक्शन 11 में, ठीक है। अदर कंडीशन मेंशन है आपका सेक्शन 11 में, ठीक है। तो सेक्शन 6 में क्या बोला, सेक्शन 6 में बोल रहा है रिक्विजिट फॉर वैलिड अडॉप्शन, मतलब रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड अडॉप्शन। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी और राइट होना चाहिए, वो बेसिकली बात कर रहा है सेक्शन 7 और 8, जिसमें मेल और फीमेल का अडॉप्शन के लिए है कि मेल कब अडॉप्ट कर सकता है और फीमेल कब अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि जो पर्सन जो अडॉप्शन दे रहा है उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अडॉप्शन दे पाए, ठीक है। ये बात कर रहा है सेक्शन 9 से, कौन कौन अडॉप्शन दे सकता है, तो मदर फादर एंड गार्जियन, ओके। और थर्ड क्या बोल रहा है कि जिसका अडॉप्शन दिया जा रहा है वो अडॉप्शन में देने लायक होना चाहिए, ओके। तो ये बात कर रहा है सेक्शन 10 से, मतलब जिस बच्चे का अडॉप्शन दे रहा है वो बच्चे अडॉप्शन देने के लायक होने चाहिए। और फोर्थ बात कर रहा है कि अदर कंडीशन का कंप्लाइंस होना चाहिए। अदर कंडीशन किस में है, सेक्शन 11 में बताया गया कि अदर और क्या क्या कंडीशन है जिसका कंप्लाइंस होगा तभी आपका अडॉप्शन को वैलिड अडॉप्शन माना जाएगा। जब सेक्शन 6 प्लस सेक्शन 11, जब सेक्शन 6 का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया जाता है और प्लस 11, तो फिर माना जाएगा अडॉप्शन वैलिड है, ठीक है। अब सेक्शन 8 क्या बात करता है, सेक्शन 7 क्या बात करता है, सेक्शन 7 बात कर रहा है कैपेसिटी ऑफ हिंदू मेल टू टेक अडॉप्शन। अब हिंदू मेल का कब कैपेसिटी
क्या कैपेसिटी होगा जब वो अडॉप्शन ले सकता है? कैसे अडॉप्शन ले सकता? वो सक्षम होगा अडॉप्शन लेने के लिए। कब? तो जब वो साउंड माइंड का है, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, प्लस माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, 18 या 18 से ऊपर होना चाहिए, तभी हिंदू मेल अडॉप्शन ले सकता है। प्लस अगर उसकी वाइफ लिविंग है, अगर उसकी वाइफ जीवित है, तो उसको अपनी वाइफ का कंसेंट लेना पड़ेगा। बिफोर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वाइफ का कंसेंट लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, पर इन दिस हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वाइफ का कंसेंट लेना मैंडेटरी है। ठीक है, अब वाइफ का कंसेंट कब नहीं लिया जाएगा? 3 कंडीशन में वाइफ कंसेंट लेना रिक्वायर्ड नहीं है। कौन कौन से कंडीशन में? जब वाइफ रिनंस कर दे रही है वर्ल्ड, या फिर हिंदू नहीं रहती है, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू उसको अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस 3 कंडीशन में वाइफ का कंसेंट लेना मैंडेटरी नहीं है। ओके, इस 3 कंडीशन में। अब मोर देन 1 वाइफ, अगर एक या एक से ज्यादा वाइफ है, तो जितनी वाइफ है, ठीक है, सबका कंसेंट लेना जरूरी है। जितनी भी वाइफ है, सारी वाइफ का कंसेंट लेना जरूरी है। अब केस लॉ देखते हैं। हीसालाल वर्सेस धापू भाई के केस में क्या क्या आ गया कि कंसेंट ऑफ वाइफ इन सेक्शन, हाँ, इसमें बोला गया कि ये जो कंसेंट है ना वाइफ का, ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन होना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, या फिर रिफ्लेक्ट करना चाहिए उसके एक्ट में, पॉजिटिवली वो अफर्म करे, विलिंगली वो चीज़ करे, वॉलेंटरली करे, तब माना जाएगा कि वाइफ का कंसेंट है। ना कि अगर अडॉप्शन के सेरेमनी में वो सिर्फ जाके वहाँ पे खड़ी हो जाती है विदाउट वॉलेंटरली और विलिंगली डूइंग एनीथिंग, बस जाके उस खड़ी हो जाती है, तो वैसा कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कंसेंट ऑफ वाइफ इन वेज इन सेक्शन 7 प्रोवाइजो शुड बी ईदर बी इन राइटिंग, या तो राइटिंग में होना चाहिए, या तो रिफ्लेक्टेड बाय एन अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन, कोई पॉजिटिव एक्शन के थ्रू दिखना चाहिए उसका कंसेंट, या वॉलेंटरली एंड विलिंगली डन बाय हर, स्वेच्छा से किया गया होना चाहिए। ठीक है, हर प्रेजेंस अलोन एट द एडॉप्शन सेरेमनी कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज हर कंसेंट। अगर एडॉप्शन सेरेमनी में बस जाके वो खड़ी हो जाती है, तो वैसा कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बेयर एक्ट लैंग्वेज देखते हैं। बेयर एक्ट लैंग्वेज में सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? सेक्शन 7 बोल रहा है एनी मेल हिंदू, कोई भी मेल हिंदू जो साउंड माइंड के हैं, माइनर नहीं है, हैज द कैपेसिटी टू टेक ऑन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, उसके पास क्या कैपेसिटी है कि वो अडॉप्शन ले सकता है। क्या होना चाहिए? साउंड माइंड का होना चाहिए, प्लस मेजर होना चाहिए। ठीक है, इफ ही हैज वाइफ लिविंग, अगर वाइफ लिविंग है, शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विथ हर कंसेंट, बिना उसके कंसेंट के नहीं अडॉप्ट करेगी, अनलेस, जब तक कि वाइफ हैज कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनंस कर दी है वर्ल्ड को। ठीक है, वर्ड नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड होगा। ठीक है, ये सीज कर दी है टू बी हिंदू, मतलब हिंदू नहीं रही है तब, या फिर डिक्लेयर कर दी है बाय अ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है? अगर एक से ज्यादा वाइफ है, ठीक है, अडॉप्शन के समय में एक से ज्यादा वाइफ है, तो कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ इज नेसेसरी। ठीक है, जब कंसेंट सारी ही वाइफ का जरूरी है, अनलेस द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम इज अननेसेसरी फॉर एनी रीजन स्पेसिफाइड इन द प्रीसीडिंग प्रोवाइजो, जब तक कि किसी भी एक वाइफ का कंसेंट तब जरूरी नहीं होगा, जब तक मान लेते हैं 3 वाइफ है, 3 में से एक वाइफ है जो कि या तो रिनेंस कर गई है, या तो डिक्लेयर हो गई है अनसाउंड माइंड की, या तो हिंदू हिंदू नहीं रहती है। अब 3 वाइफ कब हो सकती है? तो 3 वाइफ आफ्टर 1955 तो नहीं हो सकती है। 1955 से पहले अगर कोई मेल शादी किए और उसकी 3 वाइफ है सपोज, तो वो जो 3 वाइफ में से एक को अगर मान लेते डिक्लेयर कर दिया गया अनसाउंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो उस वाइफ का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट हर, बाकी जितनी वाइफ है, बाकी 2 वाइफ का कंसेंट लेना मैंडेटरी है। ठीक है, अब सेक्शन 8 क्या बात करता है? कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक अडॉप्शन।
अब इस सिनेरियो में भी जैसे कि मेल में साउंड माइंड और मेजर होना जरूरी था, वैसे यहाँ भी फीमेल साउंड माइंड की होनी चाहिए और मेजर होनी चाहिए। प्लस अगर उसका हस्बैंड लिविंग है तो हस्बैंड का कंसेंट लेना मैंडेटरी है, एज इन केस ऑफ सेक्शन 7 जहाँ वाइफ का कंसेंट लेना मैंडेटरी था, यहाँ पे हस्बैंड का कंसेंट लेना मैंडेटरी है। तब 3 ग्राउंड पे हस्बैंड का कंसेंट लेना मैंडेटरी नहीं है। कौन कौन सा? हस्बैंड रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, सीज हिंदू नहीं रहा, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया। इन 3 कंडीशन में हस्बैंड का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, वरना लेना जरूरी है। ठीक है। केस लॉ क्या है? धूनी चंद वर्सेस पारस राम के केस में बोला गया कि एन अनमैरिड वुमेन या फिर वुमेन जिसका डिवोर्स हो गया है वो भी चाइल्ड को एडॉप्शन में ले सकती है। ठीक है। मतलब कि एडॉप्शन लेने के लिए मैरिड होना जरूरी नहीं है, अनमैरिड भी है और या फिर डिवोर्स भी हो गया तो भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बैरक लैंग्वेज देखते हैं। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, अ फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड की होनी चाहिए, मेजर नॉट माइनर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि मेजर होनी चाहिए, वो सन या डॉटर को अडॉप्शन में ले सकती है। ठीक है। प्रोवाइडेड अगर हस्बैंड लिविंग है तो सन या डॉटर को अडॉप्शन में नहीं लेगी एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। हस्बैंड का कंसेंट लेना जरूरी है, अनलेस द हस्बैंड हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। ठीक है। या सीज कर दिया हिंदुइज्म से, या डिक्लेयर कर दिया गया बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन अनसाउंड माइंड का। ठीक है। सेक्शन 9 बात करता है कौन कौन से पर्सन केपेबल है एडॉप्शन देने के लिए। ठीक है। तो कौन कौन से पर्सन केपेबल होंगे? तो मदर, फादर और गार्जियन केपेबल होंगे एडॉप्शन देने के लिए। नो पर्सन एक्सेप्ट फादर, मदर और गार्जियन ऑफ द चाइल्ड shall has a capacity to give adoption। ठीक है। मतलब मदर, फादर एंड गार्जियन इज केपेबल टू गिव अडॉप्शन। ठीक है। फादर एंड मदर अगर अलाइव है, ठीक है, तो उन दोनों का क्या होगा? अगर फादर और मदर दोनों अलाइव है तो दोनों के पास इक्वल राइट्स होगा टू गिव सन और डॉटर इन अडॉप्शन। ठीक है। सन या डॉटर को अडॉप्शन देने में उन दोनों का ही इक्वल राइट होगा। ठीक है। प्रोवाइडेड सच राइट्स शैल नॉट एक्सरसाइज बाय ईदर ऑफ देम विद द कंसेंट ऑफ द अदर अनलेस वन कंप्लीटली। हाँ, ये जो राइट्स है ये क्या होगा कि दोनों के द्वारा एक्सरसाइज किया गया होना चाहिए। अग तभी एक्सरसाइज दोनों के थ्रू नहीं हो सकता जब उनमें से एक क्या हो गए, उनमें से एक कंप्लीटली फाइनली रिनाउंस कर दिए हैं, या तो हिंदू नहीं रहे हैं, या तो डिक्लेयर हो गए हैं अनसाउंड माइंड के। ठीक है। तभी दोनों में से कोई एक ये राइट को ये करेगा, एक्सरसाइज करेगा, वरना दोनों को इक्वल राइट है, दोनों एक दूसरे के कंसेंट से ही ये राइट को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। फोर्थ में क्या बोल रहा है? जहाँ बोथ फादर और मदर क्या हो गए? डेड हो गए। ठीक है। या कंप्लीटली क्या कर दिए? रिनाउंस कर दिए वर्ल्ड को। ठीक है। या फिर चाइल्ड को अबैंडन कर दिया, अबैंडन मतलब त्याग दिए बच्चे को। ठीक है। या फिर डिक्लेयर हो गए क्या? अनसाउंड माइंड के। ठीक है। या तो फादर मदर डेड हो गए, या तो त्याग दिए बच्चे को, या तो डिक्लेयर अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर हो गए, या तो रिनाउंस कर दिए। ठीक है। और जहाँ पे पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, जहाँ पे बच्चे का पेरेंटेज का पता ही नहीं है कि कौन है उनके पेरेंट। ठीक है। वहां पे क्या होगा? द गार्जियन, जो गार्जियन है जिनको कोर्ट अपॉइंट किया है, मे गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, वो क्या करेगा? चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है। कैसे दे सकता है? कोर्ट के प्रीवियस परमिशन से देगा। ठीक है। और वो किसी को भी दे सकता है, कोई भी पर्सन को अडॉप्शन में दे सकता है, वैसे चाइल्ड को कोई भी पर्सन को अडॉप्शन में दे सकता है, या फिर वो खुद को भी उस बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। मतलब कि वो गार्जियन खुद को भी उस बच्चे का अडॉप्टिव पेरेंट्स बना सकता है। ठीक है। तो कौन कौन केपेबल है अडॉप्शन देने के लिए? मदर, फादर और गार्जियन। ठीक है। जहाँ पे मदर फादर है वो दोनों के पास इक्वल राइट है अडॉप्शन में देने के लिए बच्चे को। जहाँ पे मदर फादर दोनों में से कोई एक या तो हिंदू नहीं रहे, या रिनाउंस कर दिए, या फिर डिक्लेयर कर गए अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए गए हैं, वहाँ पे दोनों में से कोई एक पर्सन ये राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। और जहाँ पे मदर फादर या तो
रिनेंस कर दिए या चाइल्ड को अबैंडन कर दिए, या फिर जहाँ पे पेरेंट है इसका पता ही नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गार्जियन के पास ये राइट आ जाएगा कि वो बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं, और गार्जियन किसी और को भी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं, या फिर खुद को भी वैसे बच्चे के एडॉप्टिव पेरेंट्स बना सकते हैं। ओके, सेक्शन 9 में क्लियर हो गया है कि कौन एडॉप्शन दे सकता है। ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग, हाँ देखो क्या है, बिफोर ग्रांटिंग परमिशन तो गार्जियन को ये परमिशन देना कि एडॉप्शन में दे सकते हैं, कोर्ट ये सेटिस्फाई करेगा कि ये जो एडॉप्शन है वो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे फादर एंड मदर में क्या इंक्लूड हो रहा है, एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहा है कि फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर। ठीक है, मतलब कि ये जो एडॉप्शन देने का जो राइट है ये एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर को नहीं है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर को ये राइट है कि वो बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। एडॉप्टिव मदर या एडॉप्टिव फादर बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। गार्जियन का मतलब क्या होगा, तो गार्जियन का मतलब वो होगा, वो प्रॉपर्टी बच्चे के बॉडी या प्रॉपर्टी दोनों का होगा, और इंक्लूड करता है किसको, कि गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द फादर एंड मदर, मतलब टेस्टामेंट्री गार्जियन, वो गार्जियन जो माता या पिता के वसीयत द्वारा अपॉइंट किए गए हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, और वो भी इंक्लूडेड होंगे वैसे गार्जियन जो अपॉइंटेड एंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट, जिनको कोर्ट अपॉइंट या गार्जियन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, कोर्ट का मतलब क्या है, तो कोर्ट का मतलब सिविल कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, जहाँ पे वो चाइल्ड रह रहा है, अडॉप्टेड चाइल्ड ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है, वहां का सिविल कोर्ट या वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है, तो अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है तो हिंदू को ही अडॉप्ट किया जाएगा, ही और सी इज अ हिंदू, अगर वो हिंदू है तो अडॉप्शन में दिया जा सकता है। सेकंड क्या है, वो पहले से अडॉप्ट नहीं हुए हुए हो, मतलब एक बार अडॉप्ट हो गए उसके बाद अडॉप्शन में नहीं जाएंगे, एक बार ये अडॉप्शन होना चाहिए। ठीक है, जो ऑलरेडी अडॉप्टेड है वैसे बच्चे को अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता है। और ये दो सेक्शन में क्या है कि ही और सी हैज नॉट बीन मैरिड, एक तो मैरिड नहीं होने चाहिए, ठीक है, एंड नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15। मैरिड इंसान, मैरिड चाइल्ड को अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता है, और 15 नॉट कंप्लीटेड 15 साल से नीचे के बच्चे को का ही अडॉप्शन होता है। ठीक है, 15 साल से नीचे का बच्चा प्लस मैरिड बच्चे का अडॉप्शन नहीं होता, लेकिन मैरिड बच्चा और 15 से ऊपर 15 या 15 से ऊपर के बच्चे का भी अडॉप्शन हो सकता है। कब हो सकता है, जब किसी का कस्टम और यूजेस उसको परमिट करता है। ठीक है, देयर इज अ कस्टम एंड यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स अ पर्सन हु आर मैरिड बी टेकन इनटू अडॉप्शन। अगर किसी का कस्टम और यूजेस परमिट कर रहा है कि मैरिड इंसान को भी आप अडॉप्शन में ले सकते हैं तो आप अडॉप्शन में ले सकते हैं, या कस्टम और यूजेस क्या परमिट कर रहा है पार्टी को, कि पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर बीइंग टेकन इनटू अडॉप्शन, तो भी आप अडॉप्शन में ले सकते हैं। ठीक है, इन दो केस में फर्स्टली अडॉप्शन किसका होगा, जो हिंदू है। सेकेंडली अडॉप्शन किसका होगा, जिसका अडॉप्शन पहले नहीं हुआ हुआ। थर्डली होगा जो मैरिड नहीं है, और फोर्थ क्या है, जो 15 से नीचे के हैं। ठीक है, लेकिन दो सिनेरियो में मैरिड का और 15 से ऊपर का अडॉप्शन हो सकता है तब जब कस्टमर यूजेस परमिट करता है इधर पार्टी जो अडॉप्शन दे रहा है। ठीक है, अब सेक्शन 10 में क्या है, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड। ठीक है, सेक्शन 11 में क्या है, अदर कंडीशन फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। वैलिड अडॉप्शन के लिए अदर कंडीशन क्या क्या है। सेक्शन 6 में क्या बताया गया कि सेक्शन 6 में रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, सेक्शन 11 में वैलिड कंडीशन फॉर अदर कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन। तो अब क्या है, अडॉप्शन किसका होगा,
एडॉप्शन किसका होगा और एडॉप्शन किसके द्वारा होगा, ठीक है। तो एडॉप्शन अगर सन का हो रहा है, अगर कोई पार्टी सन या डॉटर को अडॉप्ट कर रही है, ठीक है, कर रहा है, तो उसका सन नहीं होना चाहिए अडॉप्शन के टाइम, उसका खुद का सन नहीं होना चाहिए, ना बेटे ना खुद का बेटा होना चाहिए, ना बेटा का बेटा होना चाहिए, ना बेटा का बेटा का बेटा होना चाहिए, ठीक है। तभी कोई भी पार्टी एक लड़के को अडॉप्ट कर सकता है। प्लस अगर डॉटर को अडॉप्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, अडॉप्शन के समय उसके खुद की डॉटर नहीं होनी चाहिए या बेटा की बेटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सन का अडॉप्शन कर रहे हैं तो खुद का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटा का बेटा नहीं होना चाहिए और बेटा का बेटा भी नहीं होना चाहिए, तभी कोई पार्टी एक बेटे को अडॉप्ट कर सकता है। और डॉटर को अडॉप्ट कर रहा है तो क्या नहीं होना चाहिए, खुद की डॉटर नहीं होनी चाहिए या खुद के सन की डॉटर नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आप डॉटर को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन के समय में ये जीवित नहीं होंगे, तभी आप बेटा या बेटी का अडॉप्शन कर सकते हैं, ठीक है। एडॉप्शन कौन कर सकता है, एडॉप्शन बाय, तो अगर मेल कर रहा है, अगर एडॉप्शन मेल कर रहा है या फीमेल कर रही है, तो अगर एडॉप्शन मेल कर रहा है तो फीमेल चाइल्ड का अगर वो कर रहा है तो एडॉप्टिव फादर और उस चाइल्ड के बीच में कम से कम 21 ईयर्स का गैप होगा, ठीक है। और एडॉप्शन अगर फीमेल कर रही है, मेल चाइल्ड का एडॉप्शन फीमेल कर रही है, तो एडॉप्टिव मदर और उस चाइल्ड के बीच कम से कम 21 साल का एज गैप होगा, ओके। अगर एडॉप्शन मेल कर रहा है किसी फीमेल का तो एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव डॉटर के बीच में 21 साल का गैप होना चाहिए। और अगर कोई फीमेल अडॉप्ट कर रही है तो एडॉप्टिव फीमेल का और एडॉप्टिव मेल चाइल्ड का के बीच 21 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और सेम चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय 2 और मोर पर्सन, एक ही बच्चा 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो अब बेरेक लैंग्वेज देखते हैं, बेरेक क्या बोल रहा है। इन एवरी अडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड, ये सारा कंडीशन कंप्लाई होना चाहिए, ठीक है। कंप्लाई मतलब फॉलो होना चाहिए। क्या क्या फॉलो होना चाहिए, सन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो द अडॉप्टिव फादर मदर जो अडॉप्ट कर रहा है उसका क्या नहीं होना चाहिए, सन नहीं होना चाहिए, सन नहीं होना चाहिए, सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे लेजिटिमेट ब्लड से हो या फिर अडॉप्शन से, ना तो अडॉप्शन से ऐसे बच्चे होने चाहिए ना तो खुद के ऐसे बच्चे होने चाहिए, लेजिटिमेट बच्चे ऐसे होने चाहिए, ठीक है। लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्शन के टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब इलेजिटिमेट हो सकते हैं, ओके, पर लेजिटिमेट या अडॉप्टिव चाइल्ड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इफ अडॉप्शन इज ऑफ अ डॉटर, अगर डॉटर का अडॉप्शन कर रहे हैं तो क्या नहीं होना चाहिए, अडॉप्टिव फादर और मदर जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनके अपनी डॉटर नहीं होनी चाहिए या बेटे की डॉटर नहीं होनी चाहिए, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड, चाहे लेजिटिमेट ब्लड से या अडॉप्शन से, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, इफ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल, अगर कोई मेल अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल, फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है तो अडॉप्टिव फादर के बीच में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 21 ईयर ओल्ड का गैप होना चाहिए। इफ द अडॉप्शन इज बाय फीमेल, अगर फीमेल अडॉप्ट कर रही है और किसको अडॉप्ट कर रही है, मेल को अडॉप्ट कर रही है, तो अडॉप्टिव मदर के बीच एटलीस्ट 21 ईयर ओल्डर होनी चाहिए वो अडॉप्टिव मदर, ठीक है, उस बच्चे से। तो चलो वी आर क्लियर विथ अदर कंडीशन फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, ठीक है। सेक्शन 6 में क्या बताया कि वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। 7 ऑफ में बताया मेल कैसे, मेल के कब केपेबल होगा, 8 में फीमेल कब होगी, 9 में क्या बताया, 9 में बताया आपका क्या है, 9 में है कि किसको जो अडॉप्शन दे रहा है उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं है। 10 में बताया कि अडॉप्शन किसका दिया जाना चाहिए, 11 में बताया अदर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, ओके 11 में। अब 12 देखते हैं, द सेम चाइल्ड में ना, हाँ, सेम चाइल्ड साइमल्टेनियसली 2 या 2 से अधिक पर्सन को अडॉप्शन में नहीं दिया जाएगा, कि एक ही बच्चा है और एक ही समय में उसको 2 अलग अलग अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता, ठीक है, एक बार में एक ही जगह, ठीक है। द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली, हाँ, जो चाइल्ड है उसको मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स, एक्चुअली में उसको दिया गया है और वो पेरेंट्स भी लिए हैं, एक्चुअल में रिसीव किए हैं,
नॉट ओनली बाय पेपर, ठीक है, फिजिकली द गार्जियन कंसर्न अंडर दिस अथॉरिटी विद द इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ बर्थ। इंटेंट क्या होना चाहिए? ट्रांसफर करना चाहिए उस चाइल्ड को उस फैमिली से जो जिसमें वो जन्म लिया है, ठीक है। अडॉप्शन का मतलब क्या है कि आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे हैं एडॉप्टिव पेरेंट्स में, और जो ट्रांसफर है वो ऐसा है कि आपको सारा राइट्स लाइबिलिटीज और जो भी प्रिविलेज है एडॉप्टिव पेरेंट्स में ऐसे माना जाएगा जैसे कि आपका जन्म एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ अबैंडन चाइल्ड के केस में कैसे होगा? उस पेरेंटेज नहीं पता है द प्लेस और फैमिली वेयर इट हैज बीन ब्रॉट अप टू द फैमिली ऑफ इट्स अडॉप्शन, उस जगह से जहाँ पे वो ब्रॉट अप हुआ है, जहाँ पे पला भरा है, वहां से अडॉप्टिव पेरेंट्स के यहाँ, ठीक है। प्रोवाइडेड में क्या बता रहा, प्रोवाइजो में बोल रहा है कि जो दत्ता होम का जो परफॉर्मेंस होता था ना, एक सेरेमनीज होता था, वो सेल नॉट बी इसेंशियल, जरूरी नहीं है कि एक वैलिड एडॉप्शन के लिए दत्ता होम को परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, ठीक है। विदाउट परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होम भी एडॉप्शन क्या होगा? वैलिड कहलाएगा। इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, अब एडॉप्शन का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। एडॉप्शन का इफेक्ट होगा कि इफेक्ट होगा जो डेट ऑफ एडॉप्शन है ना, उस दिन से माना जाएगा कि एडॉप्टिव चाइल्ड का सारा ही रिश्ता अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से टूट गया और वो सारा रिश्ता जाके अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से जुड़ गया, ठीक है। Such that tie of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be served and replaced। वो किसे वैसा रिश्ता कहाँ रिप्लेस हो गया? क्रिएटेड बाय द अडॉप्शन इन द अडॉप्टिव फैमिली, मतलब कि अपने जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनसे सारा रिश्ता नाता टूट गया और सारा रिश्ता अब जो था वो सारा रिश्ता जुड़ गया अडॉप्टिव पेरेंट्स से। लेकिन एक चीज और है, क्या है कि अगर आप एडॉप्शन से पहले जिस रिलेशन में शादी नहीं कर सकते थे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के यहाँ, वहाँ पे आज भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could have not married if he or she had continued in the family of his or her birth। मतलब कि अगर जहाँ से आपका एडॉप्शन हुआ है वहाँ पे अगर आप जिस रिश्ते में शादी नहीं कर सकते तो आफ्टर एडॉप्शन आप वहाँ जाके फिर उस रिश्ते में शादी नहीं कर सकते। वो रिश्ता में शादी करना मना है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है? एनी प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड इन द अडॉप्टेड चाइल्ड बिफोर द अडॉप्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड में अडॉप्शन से पहले वेस्ट कर गया, मतलब अडॉप्शन से पहले उसको मिल गया है, तो वैसा प्रॉपर्टी माना जाएगा कि अडॉप्शन के बाद भी उसी का है। और लेकिन उस प्रॉपर्टी से अटैच जितना ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है, वो भी उस चाइल्ड को वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे कि वो अडॉप्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। Such person subject to the obligation if any attached to the ownership of such property, उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप से अटैच है, इंक्लूडिंग ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिलेटिव इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ, मतलब उस प्रॉपर्टी में जो राइट्स मिला है तो उससे अटैच जो ड्यूटीज है वो भी उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या बोला? अडॉप्टिव चाइल्ड शैल नॉट डिवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर एडॉप्शन, मतलब अगर कोई भी अडॉप्टिव चाइल्ड है उसके अडॉप्शन से पहले उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा किसी और को दे दिए, तो अब ये अडॉप्टिव चाइल्ड जब उनके यहाँ पे आएगा तो वो उस प्रॉपर्टी का जो हिस्सा वो पहले से कहीं ट्रांसफर कर दिया है उस चीज को वो क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। 13 क्या बात कर रहा है? राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, मतलब अडॉप्टिव पेरेंट्स का अधिकार कि वो अपने प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज करे। तो सब्जेक्ट टू द एनी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्शन डज नॉट, कोई अडॉप्शन जो है वो मदर फादर को डिप्राइव नहीं करता है टू डिस्पोज ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफर इंटरवीवोज और बाय विल, कि अडॉप्टिव पेरेंट्स को अडॉप्शन डिप्राइव नहीं करता है कि वो अपने प्रॉपर्टी को या तो इंटरव्यूवर्स मतलब कि ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन, ठीक है, या बाय विल मतलब वसीयत करके वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा
कुछ नहीं है। वो चाहे तो अपने प्रॉपर्टी को बाय गिफ्ट मतलब या बाय विल डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मदर इन सर्टेन केसेस, अब मदर का अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। अब सेक्शन 14 क्या बोल रहा है कि अडॉप्टिव मदर का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। जहाँ पे हिंदू हु हैज अ वाइफ लिविंग अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, कोई हिंदू है जिसकी वाइफ जीवित है, वो बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो सी शैल बी डीम टू अडॉप्टिव मदर, ठीक है। अगर कोई हिंदू है और उसकी वाइफ जीवित है, तो उसकी जो वाइफ जीवित है वो हिंदू तो अडॉप्टिव फादर हो गया, और जो जीवित वाइफ है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अडॉप्टिव मदर, ठीक है। जहाँ पे अडॉप्शन किया गया है विथ द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, अब एक से अधिक वाइफ है तो उस सारी वाइफ का कंसेंट लिया गया, तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ होगी ना, द सीनियर मोस्ट इन द मैरिज, ठीक है, उसको माना जाएगा अडॉप्टिव मदर, और बाकी जितनी वाइफ है वो सारी क्या कहलाएंगी, वो सारी कहलाएंगी स्टेप मदर, ठीक है। मान लेते 1 2 3 वाइफ है, ठीक है, वाइफ सब 1 सबसे सीनियर है, बाकी 2 और 3 बाद में है, तो और सभी का कंसेंट लिया गया, तो जो वाइफ 1 है वो है अडॉप्टिव मदर, और बाकी ये जो 2 है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी स्टेप मदर, ठीक है। वेयर अ विडोवर और अ बैचलर एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, कोई अगर विधवा इंसान है, विधवा मेल है, और कोई मेल है जिसकी वाइफ मर गई, विडोवर है या बैचलर है, मतलब कि कोई शादी नहीं किया, वो अडॉप्ट करता है कोई भी चाइल्ड को, तो जो भी उसकी बाद में सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में वाइफ बनती है जो भी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, वो स्टेप मदर कहलाएगी ऑफ द अडॉप्टिव चाइल्ड, ठीक है। वो अडॉप्टिव मदर नहीं कहलाएगी। अगर कोई भी पर्सन, अगर वो विडोवर है मतलब उसकी वाइफ का डेथ हो गया है, या फिर बैचलर है और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो जब वो कभी शादी करेगा, तो वो जो शादी से जो उसकी वाइफ होगी वो उसकी उस अडॉप्टिव बच्चे की अडॉप्टिव मदर नहीं कहलाएगी, वो उस बच्चे की स्टेप मदर कहलाएगी, सौतेली माँ कहलाएगी, ठीक है। वेयर अ विडो और अनमैरिड वुमेन, जहाँ पे सेम है, जहाँ पे कोई विडो मतलब जिसका हस्बैंड का डेथ हो गया, या अनमैरिड वुमेन है जो वुमेन कभी शादी ही नहीं करी है, वो अडॉप्ट करती है चाइल्ड को, तो जो हस्बैंड है जिससे वो बाद में कभी शादी करती है, बाद में शादी करती है, उसका कोई हस्बैंड होता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अडॉप्टिव चाइल्ड का स्टेप फादर कहलाएगा, अडॉप्टिव फादर नहीं कहलाएगा, ठीक है। वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल, अब क्या है कि अगर एडॉप्शन वैलिड है तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडॉप्शन वैलिड हुआ है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ना तो ये अडॉप्टिव चाइल्ड कर सकता है, ना तो कोई कर सकता है कि बीच में हम चले गए, छोड़ दिए कि पेरेंट्स को छोड़ दिए, अब जाके बायोलॉजिकल पेरेंट या जहाँ से आए हैं वहाँ चले गए, नहीं, ये नहीं कर सकते। अब नो adoption which has been validly made can be cancelled by the adoptive father or mother or any other person, not the adoptive child, ठीक है, can renounce his or her status as such and return to the family of his or her birth, ठीक है। कोई भी अडॉप्शन जो कि वैलिड है उसको ना तो अडॉप्टिव फादर कैंसिल कर सकते हैं, ना मदर कैंसिल कर सकता है, ना कोई दूसरा पर्सन कैंसिल कर सकता है, ना तो खुद अडॉप्टिव चाइल्ड ये कैंसिल कर सकता है और जाके उस फैमिली में जा सकता है जहाँ पे उसका बर्थ हुआ, ये काम वो नहीं कर सकता, ठीक है। 16 क्या बता रहा है, 16 बता रहा है कि प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन, ठीक है। ये बोल रहा है कि वेर एवर एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर अंडर एनी लॉ, जब कभी भी कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर है किसी लॉ में, ठीक है, for the time being is produced before any court purporting to record adoption made and is signed by the person giving and the person taking the adoption, the court क्या presume करेगा, court presume करेगा कि adoption जो किया गया है वो made in compliance with the provision of this act until and unless it is disapproved, मतलब 16 बात करता है presumption of adoption, ठीक है, कि कोर्ट तब तक मानेगा कि adoption valid है until and unless उस एडॉप्शन को डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है, डिसप्रूव करते हैं, ठीक है। 17, अब 17 क्या बात करता है, 17 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट, मतलब कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एडॉप्शन में पेमेंट
वाले प्रोविजन को नहीं लाया गया, ठीक है। वरना क्या हो सकता था कि लोग बोलते हैं कि हम तो बच्चे को अडॉप्शन दे रहे हैं और अडॉप्शन के नाम पे वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करते और चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टार्ट होता। तो इसीलिए ये लाया गया कि अडॉप्शन में कोई भी पेमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नो कंसिडरेशन शुड बी देयर फॉर अडॉप्शन, ठीक है। नो पर्सन शैल रिसीव और अग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवॉर्ड in consideration for adoption of any person. No person shall make or give or agree to make or give and to any other person any payment or reward receipt of which is prohibited by this section. मतलब कुछ भी पैसे का लेन देन नहीं होगा अडॉप्शन में, ठीक है। और कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावेन करता है मतलब उल्लंघन करता है इस प्रोविजन का, तो उसको क्या होगा, वो पनिशेबल होगा। कितना पनिशमेंट मिलेगा उसको? इम्प्रिजमेंट होगा। कितना? 6 महीना तक का इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों होगा, ठीक है। और इस सिनेरियो में अडॉप्शन वाले में कि नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में बिना इसके प्रीवियस सैंक्शन के कोई भी प्रोसिक्यूशन आप नहीं ला सकते हैं एडॉप्शन से रिलेटेड की, ठीक है। अगर आप एडॉप्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोसिक्यूशन ला रहे तो उसमें आपको क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज किया हुआ है अपने बिहाफ पे, उसके परमिशन के बाद ही आप ऐसा प्रोसिक्यूशन ला सकते हैं, ओके। तो आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट किए, जिसमें हम लोग एडॉप्शन का सारा ही प्रोविजन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डील करेंगे मेंटेनेंस से, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी।